स्वागत दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो हम टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो है द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन साउथ इंडिया। दोस्तों, अभी तक जो हम बाकी के जो 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं वो आपने देखे होंगे। आपने वो अगर नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं वो आपकी EHI 05 की सीरीज चल रही है। आपकी आपकी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है किसकी? वो चल रही है हमारी EHI 05। इसकी सीरीज हमारी चल रही है। तो दोस्तों, हम जरा बात कर लेते हैं। क्या तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, ये वाली अगर आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा एक काम। अब वो काम क्या है? वो काम ये है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में आपको फ़ोन पर अपने या फिर लैपटॉप पर जहाँ भी करो, वहाँ पर आपको सर्च करना है फ्यूचर टू फ्यूचर टू यू अकेडमी। वहाँ पर जो फोटो यहाँ चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो फोटो लगी हुई है वही फोटो आपको वहाँ मिलेगी और आपको उसे करना है ज्वाइन। ओके, आप ज्वाइन करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको इस चैनल की ये वाली जो पीडीएफ है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके, और आपको क्या मिलेगा वहां पर? आपको वहां पर रोज डेली डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपको रोज वोकैब मिलेगी। द हिंदू की जो वोकैब होगी, इसकी जो वोकैब होगी वो रोज आपको वोकैब भी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वहां जाकर ज्वाइन करना है इसको, और इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। चलिए, चल चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी वार। देखिए, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें सारे के सारे हम कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। कौन से कार्नेटिक वॉर्स के बारे में हम पढ़ेंगे? कितने कार्नेटिक वॉर हुए थे? कार्नेटिक वॉर फर्स्ट, कार्नेटिक वॉर सेकेंड, कार्नेटिक वॉर थर्ड। इन तीनों कार्नेटिक वॉर्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं कि देखिए इसमें है, हैदराबाद had become independent of central authority under Nizam ul Mulk, but after his death in 1748 it entered into a period of grave instability, as did the Carnatic। ठीक है, अब हैदराबाद, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी किसके अंडर हुआ था? ये हुआ था हमारे किसके? निजाम उल मुल्क के अंडर। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु 1748 में हुई, तो उसके बाद ये क्या हुआ कि इट एंटर्ड इनटू अ पीरियड ऑफ ग्रेव इंस्टेबिलिटी। यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो गई, मतलब यहाँ पर स्थिरता नहीं रही, और इसकी वजह से क्या हुआ? कार्नेटिक वॉर्स होना शुरू हुए। ठीक, डिस्प्यूट्स ओवर सक्सेशन ऑफर्ड द फॉरेन कंपनीज अ चांस ऑफ इंटरवेंशन। देखिए, डिस्प्यूट्स ओवर सक्सेशन, डिस्प्यूट्स ओवर सक्सेशन, देखिए अब जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि उस टाइम पर क्या था, कोई भी लॉ ऑफ, कोई भी
उस टाइम पर अगर हम देखें तो कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। ठीक है, कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन वहां पर था नहीं। इस वजह से क्या होता था, हमेशा डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। क्या होते थे, डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। अब डिस्प्यूट्स कैसे, मान लो तीन बेटे हैं तो तीनों के तीनों क्या करते थे कि भैया मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो इस वजह से उनमें होती थी लड़ाई। ठीक है, और इस लड़ाई का फायदा कौन उठाते थे, वहां पर जो कोर्ट में लोग जो बैठे होते थे, वो नॉबल्स जिनको हम कहते थे, जिनको हम नॉबल्स कहते हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज जो आई हुई थी, फॉरेन कंपनीज जो आई हुई थी, उन्होंने भी इस इंटरवेंशन में अपना भागीदारी निभाई। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये है हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि कितने के बीच में हुआ था, ये हुआ हमारा 1746 टू 1748। एंड अब इसमें हम बात करें, इन 1740 अ वार नोन एज ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। देखिए 1740 में अगर हम बात कर लें तो 17 वॉर में एक हुआ था वॉर, जो कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जिसे हम कहते हैं। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो हमारा हुआ था यूरोप में। ठीक है, अब वहां पर लड़ाई हुई थी, ये देखिए वहां की जो यूरोप की लड़ाई जो थी, यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वार हुआ, उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। ठीक है, इन दिस वॉर इंग्लैंड एंड द फ्रांस टू अपोजिट साइड्स। अब इस वॉर में क्या हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपोजिट में थे, आमने सामने थे। ठीक है, टुक द अपोजिट साइड्स। दिस लेड टू वॉर बिटवीन, सॉरी यहां पर ये ज्यादा हो गया है, दिस लेड टू वॉर बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। दिस लेड टू वॉर बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होने लग गई, ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। अब जो लड़ाई वहां हुई थी, कहां पर, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई। अब इसके प्रभाव कहां मिलेंगे, इसके प्रभाव पड़ेंगे हमारे इंडिया में, यहां पर इंडिया में इसके प्रभाव पड़ने लग गए। देन फ्रेंच फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स, डुप्लेक्स गवर्नर थे उस टाइम पर फ्रांसीसियों के। तो उनके अंडर में क्या हुआ कि उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। कब, 1746 में। दे ट्राइड टू कैप्चर फोर्ट सेंट डेविड। उन्होंने सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश की फोर्ट सेंट डेविड को। ठीक है, एन इंग्लिश पोजेशन टू द साउथ ऑफ पौंडीचेरी। देखिए अब ये सेंट डेविड क्या था, सेंट डेविड अंग्रेजों का था, सेंट डेविड फोर्ट जो था वो अंग्रेजों का था, और फ्रांसीसियों ने इस पे कब्जा किया। ठीक है, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की जो कि पौंडीचेरी के साउथ में था, बट फेल टू डू सो, और ऐसा लेकिन हो नहीं पाया। देन अगर हम बात कर लेते हैं कि द इंग्लिश ट्राइड इन वेन टू रिकैप्चर मद्रास। अब इंग्लिश ने क्या किया, जब जो कि मद्रास उन्होंने, इंग्लिश ने क्या किया कि उन्होंने ट्राई किया कि किसी तरीके से दोबारा से हम मद्रास को वापस ले लें। ठीक है, इन द मीन टाइम द वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन केम इन टू एंड। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था, वो क्या हो गया, वो हो गया खत्म। ठीक है, केम टू एन एंड, एंड सो डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन कंक्लूसिवली। ठीक है, अब जैसे ही वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रियन वार जो चल रहा था, ऑस्ट्रियन वार जो चल रहा था, वो जैसे ही स्टॉप हुआ या फिर हम बोले खत्म हुआ, वैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी खत्म हो गया। अब ये खत्म हुआ, ये इसमें क्या हुआ कि अ ट्रीटी ऑफ एक्सले चपेले हैंडेड मद्रास बैक टू द इंग्लिश कंपनी। अब देखिए, अब एक ट्रीटी हुई, अब एक्सले चपेले नाम की एक ट्रीटी हुई 1748 में। ठीक है, जिस ट्रीटी के द्वारा क्या हुआ कि मद्रास जो था वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। ठीक है, देन
द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज ऑल्सो मेमोरेबल फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम। अब इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की अगर हम बात करें तो इसको हम मेमोराइज इस वजह से भी याद रखते हैं क्योंकि यहां इसी की वजह से बैटल ऑफ सेंट थोम जो कि 1746 का था वो भी हुआ था, इन विच अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर द कैप्टन पैराडाइज defeated the Carnatic Nawab, a large army commanded by Mahfuz Khan, as the later attempted to force the French into evacuate Madras। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि स्मॉल एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी ने, ठीक है, जो कि किसकी कैप्टनशिप में थी, कैप्टन पैराडाइज की कैप्टनशिप में, क्या हुआ कि उन्होंने कर्नाटिक के जो नवाब थे उनकी बड़ी आर्मी को डिफीट किया। किसकी, जो कि बड़ी आर्मी किसके कब्जे में थी, किसके कमांड में चल रही थी, वो महफूज खान के कमांड में चल रही थी। एज द लेटर अटेम्प्टेड टू फोर्स द फ्रेंच टू इवैक्यूएट मद्रास, और उन्होंने बाद में क्या किया, फ्रांसीसियों को फोर्स किया कि वो इसको मद्रास को इवैक्यूएट कर दे। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर हम बात करें, द फ्रेंच विक्ट्री क्लियरली demonstrated the superiority of well-trained and disciplined European troops against the loose Indian levies। देखिए, अब ऐसा क्या हुआ, जब फ्रेंच विक्ट्री क्यों हुई, फ्रेंच विक्ट्री का कारण ये था कि इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी। कैसी थी, डिसिप्लिन। इनकी जो आर्मी थी वो डिसिप्लिन थी, और इंडियंस की आर्मी जो थी, ठीक है, और रही बात इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी कैसी थी, लूज आर्मी थी। इस वजह से क्या हुआ, फ्रेंच जीत गए, और इसके साथ हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म होता है। देन अब हम बात कर लेते हैं द सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1949 to 54। The second war was outcome of diplomatic efforts of Dupleix, the French governor general in India। ठीक है, अब ये सेकेंड जो वॉर था वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ कि it was the outcome of diplomatic efforts of Dupleix, the French governor general in India। ठीक है, अब डुप्लेक्स की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे उसकी वजह से ये क्या हुआ कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। डिस्प्यूट्स ओवर क्लेम्स टू थ्रोन अरोज बोथ इन हैदराबाद एंड कर्नाटिक। अब देखिए, हाँ, अब हैदराबाद में और कार्नेटिक में दोनों जगह पर वॉर ऑफ सक्सेशन होने लग गया। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब कि अब थ्रोन गद्दी पर बैठने के लिए वॉर हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज का क्या हुआ कि इस चीज का डुप्लेक्स ने फायदा उठाया। डुप्लेक्स वॉज द क्विक टू एक्सटेंड सपोर्ट टू चंद्र साहिब। अब डुप्लेक्स ने क्या किया कि कार्नेटिक में तो चंदा साहिब को उसने क्या कर दिया, सपोर्ट किया। ठीक है, कार्नेटिक में चंदा साहिब को सपोर्ट किया, और वहीं अगर हम मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में सपोर्ट किया विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग। क्या इंटेंशन था, इससे इंटेंशन ये था कि उसको हैंडसम टुवर्ड द फ्रॉम देम मिल जाएगा। अब मतलब इससे उसे क्या होगा कि इससे उसका फायदा होगा। फायदा क्या होगा, उसको काफी लैंड मिलेगा, मनी मिलेगा, कुछ अथॉरिटीज भी मिल जाएंगी उसको, और इस सब चीज से खुश होकर यहां तक कि उसको मिली भी थी। ठीक है, तो डुप्लेक्स को यहां पर ये सारी चीजें मिल जाती हैं। This early perception was useful as French and their allies defeated their opponents in 1749। ठीक है, अब ये जो अर्ली परसेप्शन था ये यूजफुल था फ्रेंच के लिए और उसके अलाइज, और इस वजह से उसके जो अलाइज थे दूसरे वो डिफीट हो गए अपने अपोनेंट से इन 1949। द फ्रेंच गेन टेरिटोरियल एंड मोनेटरीली सिग्निफिकेंट। देखिए मैंने क्या कहा था, मनी मिला, अथॉरिटी मिली, लैंड मिली। अब उनको वहां फ्रेंच को क्या मिल गया, टेरिटरी मिली और मनी मिला मॉनिटरीली। ठीक है, सिग्निफिकेंट गेन्स वर नॉर्दर्न सरकार, और कुछ
इंपॉर्टेंट अगर गेन्स की बात करें तो वो उन्हें उन्हें नॉर्थ के सरकार से मिल गए, मसूलीपट्टनम, और कुछ गांव मिल गए। किधर? कुछ गांव कहां मिले? और उन्हें क्या मिले? कुछ गांव मिल गए उन्हें पौंडीचेरी में, हम बात करें तो पौंडीचेरी में कुछ गांव मिल गए। ठीक है, वहीं हम थोड़ा और अगर बात कर लें कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाज सिक्योर्ड एट निजाम्स कोर्ट बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट एट अ कोर्ट। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाज सिक्योर्ड। अब इससे क्या हुआ कि निजाम के कोर्ट में इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिक्योर किया गया। ठीक है, देन द इंग्लिश एवेंज्ड देयर डिफीट इन 1750। अब अंग्रेजों ने अपना बदला लिया कब? 1750 में। रॉबर्ट क्लाइव मास्टर माइंडेड द ऑक्यूपेशन ऑफ आरकोट। अब आरकोट में जो हुआ उसका जो मास्टर माइंड था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव किधर से था? रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से। किधर से? अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लिश। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था। विद ओनली 200 इंग्लिशमैन, उसने सिर्फ 200 लोगों, 200 अंग्रेजों और 300 इंडियन सोल्जर के दम पे उसने आरकोट वाला कांड कर दिया। आरकोट उसने अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, ये यहां से फ्रेंच कमजोर होना शुरू होंगे। देखिए, अब चंदा साहिब की बात करें। चंदा साहिब हैड नो ऑप्शन। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट रश टू द डिफेंस ऑफ हिज कैपिटल। जैसे ही, अब देखो, अंग्रेजों ने, चंदा साहिब जो थे, ये जो चंदा साहिब थे, चंद्र साहिब थे, इनकी जो कैपिटल थी, ठीक है, इनकी कैपिटल थी आरकोट। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पे हमला बोला। अब चंदा साहिब मजबूर हो गए कि आरकोट को जाके बचाएं। ठीक है, अब ये लड़ाई जहां कर रहे थे वहां से एकदम भगे आरकोट की तरफ। अब जैसे ही आरकोट की तरफ ये भगे, फिर उसने क्या किया कि बट रश टू द डिफेंस ऑफ हिज कैपिटल, लिफ्टिंग द सीज ऑफ तिरुचिनोपोली, और अपनी तिरुचिनोपोली का जो सीज था उसको छोड़कर, और रिलीजिंग मोहम्मद अली इन कॉन्सिक्वेंस। और उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद अली को छोड़ दिया। मोहम्मद अली कौन था उसके बारे में भी अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। दिस वॉज रॉबर्ट क्लाइव हैड होप्ड वुड हैपन। और ये जो हुआ कि चंदा साहेब आरकोट को बचाने भागेंगे, उसने रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा भी था, और सेम जैसा उसने सोचा था वैसा हो भी गया। द फ्रेंच एफर्ट्स टू स्ट्राइक बैक वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय द लैक ऑफ सपोर्ट गिवन बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, अब फ्रेंच एफर्ट जो थे वो स्ट्राइक बैक हो गए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच को अब सपोर्ट कहां से नहीं मिल रहा था? फ्रेंच गवर्नमेंट से फ्रेंच को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। देखिए, फ्रेंच कंपनी जो आई थी वो किसके कहने पे आई थी? वो आई थी फ्रांस की गवर्नमेंट के कहने पर। ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट के कहने पर वो आई थी। ठीक है, अब फ्रांसीसियों को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो भैया वो पीछे, उनको सपोर्ट कम मिला, वो पीछे हटे। ठीक है, दे हैड इनक्योर्ड हैवी लॉसेस इन अमेरिका, और फ्रांसीसियों ने एक हैवी लॉस अमेरिका में और इंडिया में, दोनों जगह पर एक हैवी लॉस उन्होंने सहा, एंड प्रीफर्ड अ ह्यूमिलिएटिंग पीस टू एन एक्सपेंसिव कॉन्फ्लिक्ट। और उन्होंने एक ह्यूमिलिएटिंग पीस और एक्सपेंसिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रेफर किया। Thus, the very nature of company is being almost department of state proved disastrous for it. ठीक है, the French state was not only corrupt. अब ये फ्रेंच स्टेट थी, वो ना सिर्फ करप्ट ही नहीं, डेवलपमेंट एंड विजन इनटू फ्यूचर। ठीक है, वो करप्ट तो थी ही, लेकिन उनके पास ना तो कोई डेवलपमेंट का कोई जरिया था और ना ही कोई विजन था नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, डुप्लेक्स वॉज रिकॉल्ड। अब ये डुप्लेक्स, इस डुप्लेक्स के कब्जे में, जब डुप्लेक्स के कब्जे में था फ्रेंच कंपनी, तो काफी आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एक जो गलती हुई
उस गलती की वजह से क्या हुआ कि डुप्लेक्स को क्या कर लिया, डुप्लेक्स को गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया। नेगोशिएटेड विद द इंग्लिश कंपनी इन 1754, द फ्रेंच चैलेंज वॉज वर्चुअली ओवर। अब फ्रेंच का जो चैलेंज था वो वर्चुअली ओवर यहाँ पर हो गया। इसके साथ अब हम आते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर की जब अगर बात करते हैं हम तो 1758 से 63 तक चला। A third war broke out in 1756 with in the commencement of war in Europe। ठीक है, कब हुआ, 1756 में, विद कमन, फिर दोबारा अब यूरोप में दोबारा लड़ाई हुई। ठीक है, अब काउंट दे ले ली, अब यहां पर आए काउंट दे ले ली, काउंट दे ले ली सेल टू इंडिया टू एड फ्रेंच ट्रूप्स वर डिफीटेड इन कार्नेटिक। काउंट दे ले ली जब आए इंडिया की तरफ आ रहे थे तो अब कार्नेटिक में ही काउंट दे ले ली के जो ट्रूप्स थे उनको डिफीट कर दिया गया। देन द फ्रेंच पोजीशन एट द कोर्ट एंड टेरिटरी इन हैदराबाद स्टेट्स वर टेकन ओवर बाय द इंग्लिश। अब देखिए फ्रेंच की पोजीशन कोर्ट में जो थी, टेरिटरी जो हैदराबाद स्टेट में थी, वो सारी की सारी क्या कही, इन अंग्रेजों द्वारा ले ली गई। बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश जो कि 1760 में था, उसने क्या किया कि फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर, उस पूरे इन्फ्लुएंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, पीस लाइक वॉर, पीस लाइक वॉर वॉज वंस अगेन लिंक्ड विद यूरोप। पीस लाइक वॉर जो था एक बार फिर से यूरोप के साथ में लिंक कर दिया गया। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कि 1763 में हुई, उससे क्या हुआ कि फ्रेंच कंपनी टू प्योर ट्रेडिंग बॉडी विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेव। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से अब फ्रेंच कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी। क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब कोई भी पॉलिटिकल प्रिविलेज उसको नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। द conflict between the English and the French companies was a crucial stage in the consolidation of British power in India। ठीक है, अब conflict जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो हुआ था कंपनीज के, वो एक क्रूशियल स्टेज था। किसके लिए, इंडिया को कंसोलिडेट करने के लिए ब्रिटिश पावर के बीच में। अब यहां से अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच की लड़ाई जो हुई थी, इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा छूट सी मिल गई और इंडिया को अपने कब्जे में करने का उनके दिमाग में आई बातें ऐसे यहां से। देन अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ 20 years superiority of British over the French was clearly proven। ठीक है, अब 20 साल के बाद हम देखें तो फ्रेंच के ऊपर अंग्रेजों की सुपीरियोरिटी साफ दिखती है हमको। द लेसन लर्नड इन द कार्नेटिक वर वेल अप्लाइड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो भी कार्नेटिक में उन्होंने अंग्रेजों ने लेसन जो भी सीख ली, उस सीख को पूरे के पूरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स पर भी उन्होंने अप्लाई किया और इस अप्लाई करने के साथ साथ कार्नेटिक वॉर खत्म होते हैं। ठीक है, आपको यहां तक जैसी भी वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। और आपको अब यहां तक अगर आए हैं तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, इसलिए अगर यहां तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और आप बेल आइकन दबाएं। ठीक है, बेल आइकन दबाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी काफी। चलिए तो दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन सही रहे।